मध्य प्रदेश में एक गरीब घराने में जन्म लेने वाला एक बच्चा, जो पहले बहुत ज़्यादा मासूम था, सीधा-साधा था, लेकिन उसके बाप के साथ उसकी आँखों के सामने कुछ ऐसा होता है कि आगे चल कर के वो हथियार उठा लेता है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, उसे दुनिया गब्बर सिंह के नाम से जानती है। बात है सन 1926 की। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है भिंड, और भिंड जिले में एक गाँव है जिसका नाम है डांग। इस गाँव में रघुवीर सिंह गुर्जर के घर एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है प्रीतम सिंह, जो बहुत ही सीधा-साधा होता है, लेकिन शरीर उसका भारी भरकम होता है, देखने में पहलवान की तरह लगता है, इसलिए लोग उसे गबरा नाम से बुलाते हैं। बच्चा कुछ और बड़ा होता है, बाप-बेटे दोनों मिल कर के मज़दूरी करते हैं, अपने घर के बाकी लोगों का जीवन यापन इसी तरह से सब करते हैं, उनका पेट इसी तरह से भरता रहता है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। लेकिन वो समय जो है अंग्रेज़ों का था, अंग्रेज़ों का ज़माना था, और पहले जो है ज़मींदारी प्रथा चल रही थी। एक रोज़ फिर कुछ होता ऐसा है कि गाँव के कुछ दबंग होते हैं, वो गबरा के बाप को बहुत ज़्यादा मारते-पीटते हैं। ज़मीन का कोई मैटर था, कोई ज़मीन का मामला था, और जिसकी वजह से उसके बाप को बहुत ज़्यादा मारते-पीटते हैं, गाँव में घसीट-घसीट के उसको मारते-पीटते हैं। और जब ये बात गबरा को मालूम पड़ती है, तो गबरा को बहुत गुस्सा आता है। ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी बेटे के सामने उसके बाप को अगर इस तरह से मारा-पीटा जाएगा या उसे गाली दी जाएगी, तो बेटे को गुस्सा तो आएगा ही, ज़ाहिर-सी बात है, ये स्वाभाविक बात है। तो गबरा उस समय बहुत गुस्सा होता है, लेकिन ये बेचारे गरीब घर के थे। गबरा पूछता अपने बाप से कि पिताजी ये सब क्यों हो रहा है, क्या बात है? तो पिताजी जो होते हैं वो सारी सच्चाई बताते अपने बेटे से कि हम लोग गरीब आदमी हैं और हमारी ज़मीन जो है ये सब हड़पना चाहते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं बार-बार। ये बात सुन कर के अपने बाप की जो गबरा होता है, वो कहता है कि क्यों ना इसके लिए पंचायत बैठाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, उसमें फैसला हो जाएगा। होते जाते पंचायत बुलाई जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। वहाँ जो फैसला किया जाता है वो भी उन्हीं दबंगों के हक में किया जाता है, और ये गरीब बेचारा जो गबरा का बाप था, उसके पास जो थोड़ी सी ज़मीन थी, उसको हड़प ली जाती है उस पंचायत में। जब इस तरह से नाइंसाफ़ी होती है, तो ये गबरा जो था, जो पहले बहुत ही मासूम था, सीधा-साधा था, अच्छे से रहता था, उसका दिमाग एकदम चढ़ जाता है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वहाँ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसे, और वो यही सोचने लगता है कि अब चाहे जो हो, बदला तो लेके रहना है। गबरा के जो माता-पिता थे बहुत गरीब थे बेचारे, क्या करते वो? गरीबों का सुनता कौन है? आज तो आज हो या पहले की बात हो, जिसके पास पैसा होता था, जिसके पास पावर होता था, लोग उसी की बातें सुनते थे। ऐसा ही कुछ होता है गबरा के साथ, लेकिन गबरा ये पूरा इरादा कर लेता है कि अब जैसे ही मौका मिलेगा, इनको छोड़ेंगे नहीं हम। होते जाते इसी कोशिश में, इसी तलाश में एक रोज़ मौका मिल भी जाता है गबरा को, और जो दबंग थे उनमें से 2 लोगों को वो बिल्कुल उसी तरह से घसीट-घसीट के गाँव में मारता है, जैसे उन लोगों ने उसके बाप को मारा था। तो गबरा जो है बिल्कुल उसी तरह से बदला लेता है, जो कि शरीर से काफ़ी भारी भरकम था, पहलवान की तरह दिखता था, और जब इन्हें खूब घसीट-घसीट के, लथेर-लथेर के गाँव में मारना शुरू करता है, इतना मारता है, कि ये जो दोनों दबंग होते हैं, इनकी मौत हो जाती है वहाँ। अब ज़माना वो और था, गबरा जो होता है वो डर जाता है, वो सोचने लगता है कि अब मैंने तो इनकी हत्या कर दी, ये तो मर गए, अब पुलिस आएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, मुझे सज़ा होगी। तो बहुत सारा भय उसके दिमाग में, उसके मन में आने लगता है, वो डर जाता है, और डर की वजह से वो सीधे भाग जाता है वहाँ से, अपने गाँव से। और भाग करके कहाँ जाता है? भाग करके वो जहाँ पे जाता है, वो डाकुओं का इलाका होता है, जिसे चंबल कहते हैं। वहाँ पर जा कर के एक डाकू के पास पहुँचता है और अपनी सारी आपबीती सुनाता है। जो डाकू होता है उसे पहले तो विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं ये लड़का सही बोल रहा है या फिर ऐसे ही बात बना रहा है। लेकिन जब मालूम करता है डाकू अपने हिसाब से, तो बात सही सामने आती है, और फिर जो डाकू होता है, वो गबरा को अपने गैंग में भर्ती कर लेता है। गबरा वहाँ रहता है कुछ दिनों तक, और सारा जो है, जो कुछ उनके सारे नियम कानून होते हैं, वो सब कुछ सीखता है, और सीखने के बाद जो डाकू होता है, जो सरदार होता है, उससे कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना एक अलग गैंग बनाना चाहता हूँ। सरदार जो था वो इनकार नहीं करता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम सबको डील कर सकते हो तो कर लो अपना। और फिर गबरा जो होता है वो अपना एक अलग गैंग बनाता है, एक खतरनाक गैंग, और इसके बाद ये बिल्कुल वही काम करना शुरू कर देता है जो डाकू उन दिनों में किया करते थे। और डर के मारे कोई भी गबरा के खिलाफ, यानी गब्बर सिंह के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था। एक रोज़ इसी गबरा की मुलाकात, यानी गब्बर सिंह की मुलाकात एक ज्योतिषी से हो जाती है, और ज्योतिषी से ये अपना हाथ दिखा के पूछता है कि मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिससे मुझे कोई मार ना पाए। तो ज्योतिषी जो था उसने ये कहा गब्बर सिंह से कि अगर तुम लोगों का नाक कान काटना शुरू कर दो, 116 लोगों का, तो फिर ऐसा हो जाओगे कि कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। वो लिखा पढ़ा तो था नहीं, फिर ज्योतिषी की बातों में आ जाता है और ऐसा ही करने लगता है। फिर जहाँ कहीं वो डकैती करता है, लूट-पाट करता है या पुलिस को पकड़ता है, उनके साथ यही काम करता है। अब इस इलाके में अगर कोई ऐसा शख्स मिलता था जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ हो, नाक या कान, तो लोग तुरंत समझ जाते थे कि ये गब्बर का काम है। गब्बर का आतंक अलग-अलग इलाके में बढ़ता जा रहा था। अगल-बगल के इलाके में लोग भयभीत रहने लगे, डरने लगे, और कोई पुलिस को गवाही नहीं देता था, कोई सबूत नहीं देता था। सब डरते थे कि अगर कोई कुछ कहेगा तो गब्बर उसके साथ क्या करने वाला है। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस एक नई चाल चलती है और कहती है कि अब जो भी मुखबिरी होगी वो बच्चों के द्वारा की जाएगी। लेकिन सब आगे पीछे लगे रहते हैं।
ये खबर किसी तरह गब्बर के पास पहुंच जाती है और गब्बर बहुत ही नाराज़ होता है, बहुत ही गुस्सा होता है और उसी गांव में पहुंच जाता है जहां की ये बात होती है और वहां के जो बच्चे होते हैं उस समय जो मौजूद रहते हैं सबको खड़ा करके गोली मार देता है। बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही दर्दनाक घटना ये घटित होती है। लोग सुनते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं कि गब्बर सिंह इतना बेरहम हो गया कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो जब इस घटना को सुनते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है उनको, दुख के सागर में डूब जाते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे बच्चों से वो। और उनके बारे में कई सारी कहानियाँ, कई सारी स्टोरियाँ जो उन्होंने खुद लिखी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है उनकी, और कई लेखों में हम जान सकते हैं कि बच्चों से कितना लगाव था। जब ये जवाहरलाल नेहरू सुनते हैं तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर ये आदेश देते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अब पुलिस जो होती है उसके पीछे पड़ जाती है गब्बर सिंह के, लेकिन फिर भी कोई सुराग मिलता नहीं है। होते जाते एक रोज़ बहुत कोशिश करने के बाद एक रोज़ पुलिस को सुराग मिलता है कि आज एक जगह से, एक रास्ते से गब्बर यहाँ से गुजरने वाला है। और पुलिस वहाँ पर आकर के पहले से इंतजार कर रही होती है और कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है, उस दिन गब्बर को मरना था। गब्बर उधर से आता है, इधर से पुलिस इंतजार कर रही होती है, दोनों में मुठभेड़ होता है। गब्बर सिंह वही गब्बर सिंह है जो जिसके नाम पे कई सारी फिल्में बनाता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था। अगर वो जिम्मेदार उसके बाप के साथ इस तरह से मारपीट नहीं किए होते तो फिर क्या ये नन्हा सा मासूम सा दिखने वाला बच्चा अपने हाथों में हथियार उठाता और गब्बर सिंह बनता। अगर पंचायत में उसके साथ सही इंसाफ होता, फैसला सही करती पंचायत, तो क्या इस बच्चे की ज़िंदगी गब्बर सिंह के रूप में दुनिया में आती? ये अपने हाथों में हथियार उठाता, जुर्म का रास्ता अपनाता। इसलिए इन सारे मामलों को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हम सभी को समझना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जब इंसाफ की कुर्सी पर इंसान बैठे तो सही से फैसला करे।